विपक्ष के हंगामे के बीच कई विधेयक पारित, लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेगा आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए केस, केरल में चिंताजनक बनी हुई है स्थिति। केरल में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, कोविड प्रबंधन के लिए केंद्र ने रवाना की 6 सदस्यीय टीम, स्वास्थ्य सचिव ने भी किया अलर्ट। वाराणसी के गंगा छोर पर होगा गेटवे ऑफ कॉरिडोर, जलाभिषेक के लिए सीधे बाबा दरबार पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सहारनपुर में जबरन धर्म बदलवाने का मामला सामने आया है। यहां उत्तराखंड के रहने वाले नितिन पंत का धर्मांतरण कराया गया है। खबर के मुताबिक नौकरी, घर और पैसों का लालच देकर नितिन पंत को दूसरा धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया। बताया जा रहा है कि राजस्थान में नितिन पंत का धर्म बदला गया है। ये भी आरोप है कि धर्मांतरण गिरोह ने उसे जबरन सहारनपुर के उमाही गांव के एक मदरसे में रखा था। वहीं बताया जा रहा है कि मौका मिलते ही नितिन मदरसे से भागने में कामयाब हो गया। वहां से भागकर सहारनपुर पहुंचते ही उसने हिंदू संगठन के लोगों से मिलकर उन्हें पूरी घटना बताई, जिसके बाद हिंदू संगठन धर्मांतरण गिरोह पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो खबर सहारनपुर से आपको बता रहे, जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन पर लगातार अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामला ऐसा है, जिसे 2010 में आतंकवादी विचारधारा सोच वाले जिहादी कुछ मुल्ला मौलवियों ने फंसाकर इसका दिमाग परिवर्तित करके इसे भ्रम में डाल के इसको मुसलमान बना दिया गया। ज़बरदस्ती डरा धमका के रखा गया। अल्लाह जिहाद के लिए ऐसे कहा गया कि लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला, हिंदू लड़कों को नशे पे लगा। मदद की इसके साथ है, ब्राह्मण समाज साथ है, बबलू पंडित जी साथ हैं, अक्षय पंडित जी हैं, हर तरह साथ रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि ऐसे फर्जी मुल्ला मौलवियों पर जो इस्लामिक सोच को ख़राब करते हैं, आतंकवादी सोच जाहिर करवाते हैं और कट्टर जिहादी सोच करवाकर जो लोग जिहाद करवा रहे हैं, इनकी विशेष रूप से जांच की जाए। एक यहाँ पे थाना मंडी क्षेत्र में बालाजी घाट पर एक युवक है, करीब 30-35 साल उम्र है इनकी, और इनका असली नाम जो है नितिन पंत है, नैनीताल के रहने वाले हैं। इन्होंने पुलिस को बताया है कि ये 2010 में राजस्थान में अलवर में गए थे नौकरी के सिलसिले में। फिर वहाँ से कुछ मुस्लिम लड़कों से इनके संपर्क हुए, फिर इनका धर्म परिवर्तन वहाँ पे हो गया। इन्होंने 2010 से लेके अब तक ये बताया है कि इन्होंने अपना धर्म वहाँ बदल लिया था, अली हसन के नाम से रहते थे। अब यहाँ पे आके इन्होंने फिर से अपना धर्म, जो इनका मूल धर्म था, जो जिस धर्म में पैदा। वहीं हमीरपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा का पुतला फूंका है। उन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने जयपुर के आमगढ़ किले में भगवा ध्वज को फाड़ कर फेंका है। उनके इस कृत्य से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने उनका पुतला फूंककर उनके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। साथ ही उनके खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी डीएम को सौंपा है। तो हमीरपुर से खबर है, जहां पर भगवा ध्वज फाड़ने का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कृत्य से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है और साथ ही साथ उनका पुतला फूंककर उनके खिलाफ जमकर विरोध भी दर्ज कराया गया है। वहीं ताजनगरी आगरा में पिछले 3 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर आगरा छावनी के सफाई कर्मचारी 4 दिन से हड़ताल पर हैं। कर्मचारी लगातार धरना देकर अपनी मांगों पर डटे हुए हैं।
आज बड़ी संख्या में आगरा छावनी के सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश नगर निगम विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले आगरा के सदर बाजार में एकत्रित हुए हैं और वहां से थाली और ताली बजाते हुए जुलूस निकालकर आगरा छावनी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया गया है। तो वेतन की मांग को लेकर लगातार कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निगम विभाग कर्मचारी संघ के बैनर तले आगरा के सदर बाजार में कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और वहां से थाली और ताली बजाते हुए जुलूस निकालकर आगरा छावनी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया गया है। सफाई कर्मचारियों की जो मेन ग्रीवांस है वो ये है कि इनको 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से इन्हें लग रहा था 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है, जो इनको क्लियर किया गया। 15 मई तक की इनकी सारी सैलरी क्लियर है और हमारे जो ग्रांट है वो अभी तक रियलाइज नहीं हो पाए हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पैसा आता है, मेरठ सीडी ऑफिस, वहाँ से फिर आगरा ऑफिस आता है, एरिया अकाउंट से ऑडिट होकर के फिर हमारे पास आता है, जिसमें वहीं आजमगढ़ में नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2021 और 22 के बजट को लेकर चर्चा की जानी थी, लेकिन कुछ सभासद के परिजनों के निधन के कारण शोक सभा करके बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक के दौरान सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के प्रतिनिधि प्रवीण श्रीवास्तव हनी पर मनमानी का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि नगर पालिका द्वारा 24 जुलाई को जलकर का टेंडर कर दिया गया था और अब निर्माण का टेंडर कराए जाने की तैयारी है, जबकि हम लोगों द्वारा पूछे जाने पर नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि यह कहते हैं कि जिलाधिकारी का फैसला है। वहीं मुरादाबाद के पाक बड़ा थाने के निरीक्षण करने के लिए एडीजी बरेली अवनीश चंद्र पहुंचे हैं और इस दौरान उनके साथ डीआईजी और एसएसपी भी मौके पर मौजूद रहे। एडीजी ने इस दौरे पर थाने में मौजूद महिला हेल्प डेस्क की भी जानकारी ली, साथ ही मौजूद पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की। एडीजी ने थाने में बने पुलिस क्वार्टर का भी निरीक्षण किया है। वहीं बीते दिनों सहारनपुर में हुए अपहरण व उसके बाद हत्या की मर्डर मिस्ट्री को सहारनपुर पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें कि राधा विहार नुमाइश कैंप इलाके में रहने वाला शौकत कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गया था। थाना नगर कोतवाली पर पहले गुमशुदगी और उसके बाद अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने के लिए नगर कोतवाली पुलिस की एक टीम लगाई गई, जिसने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत 6 तारीख को एक व्यक्ति का गुमशुदगी की सूचना मिली थी, तो तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए सर्च ऑपरेशन करवाया गया था। पूरा टीम गठित की गई थी और तमाम गहराई छानबीन जांच से पता चला कि ये व्यक्ति 2-3 लोगों के साथ गया था। तो उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो पूछताछ में पता चला कि इनको ये 3 लोगों ने उनको साथ में लेके जाकर एक बेहट में एक बाग में उनको मार दिए थे गला दबाकर और वहीं उनको गाड़ दिए थे। तो जब गहराई से छानबीन पूछताछ किया तो इन्होंने सारा घटनाक्रम को। वहीं फतेहपुर में मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम और जहानाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 21 जुलाई को जहानाबाद कस्बे में मुरली ज्वेलर्स के यहां नकाब लगाकर लाखों रुपए के जेवरातों की चोरी हुई थी। उसी चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है। एसपी राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे खुलासे की जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। 21 जुलाई की रात में मुरली ज्वेलर्स जो जहानाबाद में है उनके यहाँ चोरी हुई थी। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। इसके पहले भी अमौली में एक जगह और घटना हुई थी और जहानाबाद की पुलिस और एसओजी ने मिल करके बहुत अच्छा वर्क किया है। बहुत मेहनत करके इन्होंने 2 बावरिया गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 12,000 ऊपर से रुपया नकद, चोरी की बाइक। वहीं बुलंदशहर के क्योली खुर्द गांव में बारिश के पानी से घर में हुए जलभराव के कारण एक 4 साल का मासूम उसमें डूब गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर की दीवार अचानक गिर गई थी, जिस कारण घर के एक तरफ पानी भरता चला गया। इसी दौरान घर के अंदर सो रहे मासूम की चारपाई पलट गई और वो पानी में जा गिरा, जिस कारण ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था।
वहीं शाहजहांपुर में खाकी मिसाल पेश करती दिखाई दी है। दरअसल घटना 26 जुलाई की है, जहां रोडवेज रेलवे क्रॉसिंग के पास एक गर्भवती को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। एम्बुलेंस के साथ डायल 112 में कॉल की गई। एम्बुलेंस तो समय पर नहीं आ सकी, लेकिन डायल 112 की पुलिस 5 मिनट में मौके पर पहुंच गई। महिला की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे अस्पताल ले जाया जा सके। इसी पर महिला आरक्षी ने गर्भवती की सास के साथ मिलकर सड़क किनारे महिला की डिलीवरी कराई। बाद में मां बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर दोनों स्वस्थ हैं। PRB 13 चौड़े द्वारा एक मानवीय सहायता और मानवीय संवेदना के महत्वपूर्ण उदाहरण उपस्थित किया गया है। इसमें इनको सूचना मिली थी कि क्रॉसिंग के पास सिटी में ही एक महिला का प्रसव हो रहा है। इन्होंने एम्बुलेंस को बुलाने का प्रयास किया। उसके आने में विलम्ब होने पे तुरंत मौके पे पहुंचे और वहां जाकर एक महिला कांस्टेबल बिंटू पुष्कर और उसके सहयोगियों ने महिला की मां के सहयोग से उसका प्रसव कराया और एम्बुलेंस को बुलवा के फिर हॉस्पिटल भेजा गया। इसकी उसके परिजनों के द्वारा। वहीं रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच फिल्मी एनकाउंटर हुआ है। बता दें कि जिले में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में पुलिस द्वारा चेकिंग भी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने डलमऊ रोड पर बाइक सवार 3 संदिग्ध लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी के आगे का शीशा टूट गया और चकमा देकर आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने काफी दूर तक उनका पीछा करके आखिरकार एक बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। आज रात 9 बजे से 12 बजे तक पुलिस अधीक्षक महोदय की आदेश पर पूरे जनपद में चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। उसी चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर भदोकर जो डलमऊ रोड पर चेकिंग कर रहे थे, इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को रोकने का प्रयास किया तो वो लोग वहाँ से फायर करते हुए भागे। इस पर इन्होंने तत्काल चेकिंग की सूचना दी और इंस्पेक्टर डलमऊ और एसओजी प्रभारी को बताया और इसके बाद इनकी घेराबंदी की गई और आगे नरपतगंज के पास जो है वहाँ पर इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर भी किया। इन लोगों ने भी अपने पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और बाकी 2 बदमाश। रुक करते अगली खबर की ओर। रायबरेली में बंद घरों में चोरी को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस को चोर के पास से 110 ग्राम सोने की चेन और 2.5 किलो चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस चोर से आगे की पूछताछ कर रही है। एक संदीप मौर्य पुत्र महादेव मौर्य को गिरफ्तार किया था, जिसके निशानदेही पर 3 मुकदमों में इसने चोरी को अपने। वहीं मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग का शिकार हुई 18 साल की किशोरी ने आत्महत्या की कोशिश की। गनीमत रही कि उसे ग्रामीणों ने बचा लिया। गंभीर हालत में किशोरी को डॉक्टर्स ने मुरादाबाद रेफर किया। अस्पताल में होश में आने के बाद किशोरी ने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग गांव के ही लड़के शादाब से चल रहा था और वो उससे मिलने भी जाती थी। इस दौरान उसने उसकी कुछ अतरंगी फोटो ली, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर की, जिसके बाद उसके दोस्त उसे लगातार परेशान करने लगे और पैसों की डिमांड भी करने लगे। वह इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब मुरादाबाद के पुलिस के आला अधिकारियों से उनका पक्ष जानना चाहा तो एसपी आर्य विद्यासागर मिश्रा का ये कहना था कि इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। मामला ये था कि 4 लड़के ये मेरी लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे कि तू 50,000 रुपये दे या 10,000 रुपये दे, नहीं तो तेरे फोटो हम वायरल कर देंगे। और वहीं जौनपुर में शाहगंज के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जायसवाल के शराब गोदाम पर एसआईटी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि करीब 12 से ज्यादा एसआईटी टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचकर दस्तावेज खंगालने लगे। सूत्रों के अनुसार सरसवा प्लांट में हुई शराब की घपलेबाजी को लेकर यह छापा मारा गया है। भाजपा पार्टी शुरुआत से ही सबका साथ सबका विकास की बात करती चली आई है। इसी की तर्ज पर यूपी की योगी सरकार आगे बढ़ रही है। यूपी सरकार लगातार उद्यमियों के सहूलियत के लिए भी काम कर रही है ताकि उन लोगों को यूपी में निवेश करने के लिए ज्यादा हिचकिचाहट ना हो और उन्हें एक बेहतर वातावरण भी मिल सके। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ब्रिटानिया कंपनी द्वारा 300 करोड़ का निवेश बाराबंकी में किया गया है। इसी मुद्दे पर प्राइम टीवी ने
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से बातचीत की। तो आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि हमारे उत्तर प्रदेश में नए नए उद्योग शामिल हो सके और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। हाल ही में ब्रिटानिया ने बाराबंकी जिले में एक 300 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया है। आखिर वो इन्वेस्टमेंट करने के पीछे क्या उनकी योजना थी, सीधे बात करते हैं औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी से। सतीश जी, अभी जो हाल ही में बाराबंकी में 300 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसके पीछे क्या योजना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन पूरे देश भर के लिए हो गया। बाराबंकी लखनऊ के पास होने के बाद भी पूर्वांचल क्षेत्र में आता है, जिसमें हम लोगों ने अधिक इंसेंटिव्स दिए हैं, क्योंकि पूर्वांचल के विकास के लिए हम उसे ब्रिटानिया ने यहाँ पर लगभग 30 एकड़ लैंड ली है और लगभग 300 करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट है। एक लैंड की उनकी रजिस्ट्री भी होगी एक पार्ट की, दूसरी पार्ट की भी रजिस्ट्री जल्दी हो जाएगी, वो अपना काम उन जल्दी शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ब्रिटानिया ही नहीं, बाकी बहुत सारे अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत भी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। हम सरकार के यूपी सीडा के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको भी डेवलप कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, वो अपना काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हम प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप कर रहे हैं। ये जो लैंड आई है, जिसे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के नाते से इंडस्ट्रियल लैंड के ऊपर आई है, जिससे लोगों को अब ज़मीन भी उपलब्ध है। हमारी पॉलिसीज़ भी इस प्रकार की हैं, लोग आना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रोज़गार भी, बहुत सारे हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और ब्रिटानिया का एक महत्वपूर्ण और ब्रांडेड प्रोडक्ट भी उत्तर प्रदेश में बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जो ब्रिटानिया ने जो 300 करोड़ का निवेश किया है, वो फूड एंड ब्रेवरेज पे ही काम करेंगे या किसी और तरीके की भी इसमें यहाँ पे काम किया जाएगा? वो फूड एंड ब्रेवरेजेस के ऊपर ही काम करेंगे। अभी उनका इसके ऊपर डाइवर्जन का कोई प्रपोजल नहीं है, इसी के ऊपर उन्होंने काम करना है। एक बड़ी यूनिट, 300 करोड़ रुपए की एक बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में इनका अपने कंपनी का कोई यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट नहीं थी। उन्होंने अपनी यहाँ पर इंडस्ट्री लगा के उत्तर प्रदेश में एक नया अवसर भी उन्होंने तलाश किया, क्योंकि ब्रिटानिया का प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल किए। उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूँ को जनसंख्या के नाते से और कंज्यूमर प्रोडक्ट के नाते से कई देशों से बड़ा एक उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार के पहले यहाँ पर माहौल नहीं था इंडस्ट्री लगाने का, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था, बिजली नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे सख्त कंट्रोल है। बिजली हम पूरी तरीके से 24/7 अनइंटरप्टेड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो कठिनाइयाँ होती थी, आज सौभाग्य से उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर के ऊपर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में स्थान प्राप्त करता है। पिछली सरकारों में 12वां स्थान, 16वां स्थान हुआ करता था, जिसको हम दूसरे स्थान के ऊपर लाएँ। और मुझे लगता है कि इस कोविड काल में जितनी तत्परता के साथ और जितनी लगन के साथ उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने में काम किया है, जिसने हज़ारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स, लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट सिर्फ कोविड पीरियड के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश में आए, जिसमें एक ब्रिटानिया भी है। अच्छा सर, अभी ये डिफेंस कॉरिडोर पे भी काम किया जा रहा है, उसमें कितना काम, प्रगति पे कितना काम चल रहा है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हमारे कई नोड्स हैं, कानपुर है, अलीगढ़ है, झांसी है, चित्रकूट है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी और चित्रकूट के बनने के बाद यह निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि वहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे भी बनाया जाए। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे उसी के पार्ट में आफ्टर थॉट था कि इंडस्ट्रीज आएंगी जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब जो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का वो जहाँ पर है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे की बात हुई थी, ये फरवरी 2020 में शुरू हुई थी। कोरोना काल में लगभग 60% से ज़्यादा उसके ऊपर काम पूरा हो चुका है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो झांसी में और चित्रकूट में भी इंडस्ट्रीज आएंगी। अभी अलीगढ़ नोड हम पूरे का पूरा सोल्ड आउट कर चुके हैं। 22 इंडस्ट्रीज वहाँ पर उनको लैंड अलॉटमेंट हो गया। अभी और लोग डिमांड कर रहे हैं और भी हमने लैंड एक्विजिशन किया है। मुझे लगता है हम माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात का निवेदन करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा कृपापूर्वक उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देने की घोषणा करी गई थी। तो अलीगढ़ नोड का शिलान्यास उनके कर कमलों के द्वारा, ऐसी हमारी इच्छा है। जल्दी उसका शिलान्यास होगा और 22 इंडस्ट्रीज जिनको हम लैंड अलॉटमेंट कर चुके हैं और जो लैंड के लेने के लिए जिन्होंने आवेदन किया वो उनको लैंड देंगे और एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर डेवलप होगा। साइमल्टेनियसली कानपुर को भी हम डेवलप कर रहे हैं और बाकी जो अन्य नोड हैं वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिफेंस से संबंधित काम चल रहा है।
ऐसे मंत्री जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो ऑपोजिशन पार्टी हैं वो निरंतर कोई ना कोई एक आयोजन कर रही है कि ब्राह्मण समाज को लेके और अपने मतलब इसके, क्योंकि 2000 आने वाले 2022 में एक विधानसभा चुनाव के चलते इस तरीके से बढ़ा दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस प्रकार की राजनीति को 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया। जातिवाद की राजनीति समाप्त होगी, संप्रदायवाद की राजनीति समाप्त होगी, अलगाववाद की राजनीति समाप्त होगी, भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त हो गई, विघटनवाद की राजनीति समाप्त होगी। ये सारी की सारी समाप्त, ये कीचड़ थे, ये सारे के सारे कीचड़ को समाप्त करके उसमें कमल जो विकासवाद का था, जो देश की जनता के हित के लिए था, जो जन कल्याण योजनाएं थी, उसके ऊपर केवल अब राजनीति होगी। आम आदमी को पता है कि इन लोगों ने जाति में बांटकर बहुत नुकसान किया। बिजली नहीं पूरे प्रदेश में आती थी, बिजली नहीं आती थी तो कोई जाति पूछ कर नहीं आती थी, किसी के यहाँ भी नहीं आती थी। सड़कें नहीं थी, उनके ऊपर सबने चलना होता है, जाति के आधार के ऊपर सड़कों पर नहीं चला जाता। सिंचाई का पानी नहीं मिलता था। आज जिस समय भारत सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, आज किसान सम्मान निधि जाति पूछ कर नहीं दी जाती। आज जो प्रधानमंत्री आवास लाखों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश में बने, वो जाति के आधार के ऊपर नहीं दिए जाते। एक जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, उससे बड़ी परेशानी उसके लिए कोई नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया, उसके बाद सबका जो विश्वास मिला है, उसके कारण ये विपक्ष, क्योंकि केवल जाति की राजनीति, आज 4.5 साल बाद जिस समय चुनाव 6 महीने नज़दीक हैं, तब ये फिर जाति का जिन्न लेकर आ गए हैं। देश की जनता इनको समझ चुकी है, इनको नकार चुकी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी हमने औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी से बात की, जिन्होंने हमें अभी बताया कि किस तरीके से योगी सरकार निरंतर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया उन्होंने जारी कर रखी है, ताकि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो सके और अधिक से अधिक उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में आ सके और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। कैमरा पर्सन रणधीर के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी, लखनऊ।